ये आपका जो चल रहा था अपील हो गई थी, इसके 14A में 14A से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, थोड़ा अच्छे से तैयार रखिए। इसके बाद हम आपका 14 भी विशेष न्यायालय अनन्य विशेष न्यायालय भी बता चुके थे। अब आइए आपका धारा 15 पढ़ना है। यहाँ भी आपका क्वेश्चन बन सकता है टिप्पणी में। बस धारा 15 में जो टिप्पणी में आपका बन सकता है, विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक पर कमेंट या टिप्पणी लिखिए। तो कल सीआरपीसी में हमने शनिवार को कोरिलेट किया था कि इसके लिए पहले सीआरपीसी हल्का सा जानिएगा कि 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो सीआरपीसी की धारा 24 के तहत नियुक्त किया गया हो और ऐसे नियुक्त व्यक्ति के डायरेक्शन में काम करने वाला व्यक्ति भी लोक अभियोजक माना जाएगा। 24 में लोक अभियोजक के लिए अधिवक्ता के रूप में कितने साल का कम से कम अनुभव? 7 साल। और विशेष लोक अभियोजक के लिए कितना था? 10। तो उसी प्रकार जो SC/ST एक्ट के तहत मामले होंगे उसमें पीड़ित की ओर से अभियोजन का संचालन राज्य द्वारा किया जाएगा और राज्य इसके लिए अधिवक्ता नियुक्त करेगा। आपका विशेष लोक अभियोजक या अनन्य विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक कोर्ट ऑफ सेशन में, सत्र न्यायालय में, और अनन्य विशेष लोक अभियोजक किस न्यायालय में, जो अलग से बताया गया था कि न्यायालय क्या किया गया है गठित, केवल SC/ST न्यायालय। देखिए आपका पहला खंड राज्य धारा 15 चल रहा है। राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, विशेष न्यायालय याद रखिएगा किसको घोषित किया जाता है? कोर्ट ऑफ सेशन को। राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लोक अभियोजक के लिए यहाँ कोई अनुभव की बात नहीं की गई है, लेकिन विशेष लोक अभियोजक के लिए आपका जरूर अनुभव की बात की गई है। आपका कम से कम विशेष लोक अभियोजक के लिए अनुभव कितना हो? 7 साल। एक सेकंड। नहीं, दोनों में तो नहीं लिखा है आपका बेहद। सेकंड में देख ले रहे हैं। अनन्य विशेष लोक अभियोजक की बात। 7 साल। अनन्य विशेष लोक अभियोजक के लिए भी 7 साल का, इसको देख लेंगे एक लाइन आगे। चलिए, अनुभव ऐसे 7 साल ही दिया है। आगे आइए अध्याय 4A देखा जाए। अध्याय 4A से आपका क्वेश्चन 15A से बन सकता है, मैं बता दूं। यानी कि आपका जो बन सकता है मेंस में क्वेश्चन आपका लास्ट में, अब कुल मिलाकर आपका मेंस के लिए 2 क्वेश्चन आपका या अधिकतम 3 क्वेश्चन बचे हैं। पहला आपका क्वेश्चन पीड़ित और साक्षी के अधिकार, दूसरा निवारक तंत्र द्वारा माने आपका निवारक तंत्र द्वारा कार्यवाही, और तीसरा बचा है आपका धारा 18 अग्रिम जमानत। और 18A मैं अलग से पढ़ा चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ। 3 क्वेश्चन और आपका मेंस के लिए इधर बनते हैं, लेकिन प्री के लिए भी थोड़ा आप पूरा कानून ही आपका समाप्त हो जाए। तो कल तक ही समाप्त हो पाएगा, क्योंकि आपका 15A काफ़ी लंबा है और इसको मेंस में इतना लंबा लिख नहीं पाएंगे। तो भाई आपका पढ़ाया जा रहा है,
लिखते समय थोड़ा बहुत आपको बिहार में शार्ट करना पड़ेगा। ये नई धारा जोड़ी गई है। देखिए आपका अध्याय 4A आपका 2016 में संशोधन करके जोड़ा गया, जिसमें धारा 15A में पीड़ित और साक्षियों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो निम्नलिखित है। इतना भूमिका बांध के और तुरंत आपका 15 पर क्या करेंगे, आ जाएंगे। 2-3 लाइन की भूमिका बांधिए और तुरंत आपका 15 पर एक एक। अब पीड़ित कौन होता है, तो विक्टिम, आहत, इसकी परिभाषा आपका दी गई है, नहीं इसमें भी दी गई है, सीआरपीसी से भी कोरिलेट कर लीजिएगा। एक सेकेंड भाई, 2EC में दी गई है। आपका SC/ST एक्ट की धारा 2EC में आपका विक्टिम या आहत या पीड़ित की परिभाषा दी गई है, जबकि 2ED में आपका साक्षी की परिभाषा दी गई है। पहले थोड़ा कंसेप्ट बना लिया जाए और इसको परिभाषा को हल्का सा लिखिएगा और तब आपका इनके अधिकार लिखिएगा। ये परिभाषा लिखवाते समय हम हल्का सा छोटी छोटी परिभाषा में बनाकर आपका लिखवा देंगे। पीड़ित की परिभाषा पहले कोरिलेट भी कर लिया जाए, सीआरपीसी में दी गई है और सीआरपीसी की धारा 2WA में। और पीड़ित में कौन कौन शामिल हैं, वहाँ जिसके प्रति कोई अपराध किया गया है वह भी शामिल है, जिसके प्रति अपराध किया गया है उसके उत्तराधिकारी भी शामिल हैं और उसके गार्जियन भी, यानी कि माता पिता भी। ये तीनों विक्टिम, आहत या पीड़ित माने जाएं। ऐसे व्यक्तियों के इसके लिए आपका पहले सीआरपीसी कोरिलेट हो जाए। इसके लिए आपका सेक्शन 357 सीआरपीसी में है कि पीड़ितों को कंपसेशन दिलवा सकता है न्यायालय, और पीड़ित प्रतिकर योजना विक्टिम कंपसेशन स्कीम 357A में दी गई है। तो लिखना नहीं है, बस समझने के लिए। जहाँ तक SC/ST एक्ट का मामला है, पीड़ित की परिभाषा आपका दी गई है धारा 2EC में, और साक्षी की परिभाषा धारा 2ED में। माने EC और ED ये दोनों परिभाषाएं 2016 में जोड़ी गई हैं। अब परिभाषा देखिए क्या है, तब 15A पढ़िएगा, क्योंकि इन्हीं के अधिकार कहाँ दिए गए हैं, 15A में। तो पहले दोनों परिभाषाएं देखी जाए। पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 2 की उपधारा 1 के खंड C के अधीन SC और ST की परिभाषा के भीतर आता है, और जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या धनी हानि या संपत्ति की हानि वहन या अनुभव करता है, और जिसके अंतर्गत उसके नातेदार, विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी आते हैं। सीआरपीसी से कम एक आपका परिभाषा इसमें डिफर गई, नातेदारों को भी पीड़ित में जोड़ लिया गया। फिर एक बार देखिए, पीड़ित की अपनी ढंग से परिभाषा देखी जाए। पीड़ित का तात्पर्य क्या है, तो अपनी परिभाषा देखा जाए। ऐसा व्यक्ति जो SC और ST की श्रेणी में आता हो, पहला, और जिसके प्रति कोई अपराध किया गया हो और उस अपराध के परिणाम स्वरूप या तो वह या उसके नातेदार या उसके विधिक वारिस या उसके संरक्षक, यानी कि उसके उत्तराधिकारी
या उसके संरक्षक क्या हुए हों भाई, या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या मेंटल यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से या धनीय रूप से या सांपत्तिक रूप से कोई हानि वहन किए हों या हानि भले न वहन किए हों, हानि वहन करने का अनुभव करते हों, तो ऐसा एससी या एसटी का व्यक्ति क्या माना जाएगा, विक्टिम या आहत। एक शब्द इसमें जोड़ा गया है, आपका सीआरपीसी में सभी आहत में शामिल है, चाहे किसी वर्ग का हो, लेकिन इसमें आहत में सभी शामिल नहीं है। केवल कौन, एससी एसटी। वो भी आपका सीआरपीसी में 3 लोग थे जिसको नुकसान पहुंचा, यानी कि जिसके प्रति कोई अपराध किया गया हो, उसका उत्तराधिकारी, उसका गार्जियन, लेकिन एक इसमें और ऐड हो गया, कौन सा, उसके नातेदार यानी कि रिश्तेदार। अब साक्षी आ जाइए, तब इनके अधिकार। साक्षी देखिए, साक्षी की परिभाषा धारा 2E(D) में दी गई है। गवाह, विटनेस से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से अंतर्वलित किसी अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हैं या कोई जानकारी रखता है या आवश्यक ज्ञान रखता है, और जो ऐसे मामलों के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान जानकारी देने या कथन करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित हैं या अपेक्षित हो सकता है, और ऐसे साक्षी में अपराध से पीड़ित व्यक्ति भी क्या है, शामिल। तो जिसके प्रति अपराध किया गया है यानी कि पीड़ित, क्या वह सक्षम साक्षी होता है कि नहीं होता है, और गवाह में जिसके प्रति अपराध किया गया वो भी शामिल हैं कि नहीं है। कुल मिलाकर आप 2 लाइन ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो घटना के तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित हो या घटना के बारे में कोई ज्ञान रखता हो या घटना के बारे में कोई दस्तावेज पेश करता हो, कथन करता हो, बयान देता हो, लेकिन किसके बारे में, उस घटना के बारे में, यानी कि अत्याचार के अपराध के बारे में, जिसमें कि पीड़ित स्वयं शामिल है, ऐसा व्यक्ति क्या माना जाएगा, गवाह। और ऐसे व्यक्तियों को कुछ राइट दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं, और वह 2016 में दिए गए व्यापक अधिकार, और किस आपका धारा में दिए गए हैं, तो 15A। अब देखिए बहुत व्यापक अधिकार है, इतना अगर पालन होने लगे तो आपका अत्याचार का अपराध जो धारा 3 में 29 अपराध हमने बताया वह पूरी तरह रुक जाएगा, लेकिन वही हाल है कि पालन होता नहीं। कानून में लिखा है लेकिन पालन नहीं होता। होने लगे तो तमाम अपराध क्या होंगे, आपका रुक जाएंगे। देखिए आपका क्या है, पहला, राज्य का किसी प्रकार के अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीड़ितों, उसके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा। यानी कि राज्य कानूनी रूप से बाध्य है कि वह आपका गवाह और आपका माने पीड़ितों, उन पीड़ित के आश्रितों और गवाहों का प्रोटेक्शन करे, संरक्षण करे। अब यह किससे किससे करे, किसी भी प्रकार के अभित्रास, अभित्रास न आए तो लिख लीजिए धमकी, प्रपीड़न, प्रपीड़न यानी कि आपका अभित्रास, आपका कह सकते हैं कि आईपीसी की धारा 503 में परिभाषित है, और प्रपीड़न या जो कोर्सन है वह संविदा अधिनियम की धारा 15 में परिभाषित है। प्रपीड़न एक सीमित दायरा रखता है जबकि अभित्रास एक व्यापक दायरा।
प्रपीड़न आपका सीमित दायरे में है और अभित्रास क्या है बाप, दोनों में धमकी ही दी जाती है। या हिंसा यानी कि यहाँ ये प्रपीड़न या उत्प्रेरणा, उत्प्रेरणा माने उकसा देना, उत्प्रेरणा मतलब क्या, उकसाना। या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध यानी कि पीड़ित या गवाह या उसके आश्रितों को आपके प्रति हिंसा की धमकी दे रहे हैं या हिंसा कर रहे हैं, तो राज्य का ये परम कर्तव्य है कि ऐसे लोगों से इन लोगों को संरक्षित करे। ये राज्य विधि द्वारा इस बात के लिए क्या है, बात विवेक नहीं है। आपका राज्य उत्तरदायी होगा, होगा मतलब करेगा। अब कर ही देता तो इतना अपराध क्यों होते वो अलग बात है। क्योंकि आपका मैं फिर बता दूं, शमसुल हुदा का कोटेशन यहाँ एक्स्ट्रा जाकर हम बताते हैं, राज्य चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, प्रत्येक अपराधी के पैरों तले पुलिस खड़ा नहीं कर सकता। अतः राज्य ने आम जनता को ये अधिकार दिया है कि जहां राज्य की सहायता उपलब्ध न हो, आम जनता अपने शरीर और संपत्ति के बचाव के लिए वह सब कुछ कर सकती हैं जो उसे करना उचित लगे। ये हम नहीं बता रहे हैं, आपका कौन बता रहे हैं, शमसुल हुदा। सही बात है भाई, देख ही रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में जैसे अपराधों की बाढ़ आ गई है, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ आती जा रही है। जो पहले योगी जी का डर था वह डर अपराधियों के मन से निकल गया है, तभी तो इतना अपराध हो रहे हैं। और बिहार में तो आपका खुलेआम आपका गोलीबाजी हो रही है, यानी कि सड़क पर चलते हुए लोग फायर कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। नीतीश मुंगेरी लाल के सपने देखने में व्यस्त हैं, तो सपनों के अलावा राज्य को भी देखिए भाई, राज्य को भी तो देखना चाहिए कि मुंगेरी लाल के सपना देख लिए कि हम कुर्मी जात के हैं, फूलपुर में, यही फूलपुर बगल में फूलपुर में कुर्मी जात के लोग ज़्यादा हैं, तो हम सांसदी का यहीं से चुनाव लड़ेंगे, हमारे बिरादरी के लोग वोट दे देंगे तो हम क्या करेंगे, जीत जाएंगे। ये नहीं जानते कि यहाँ लोग क्या करेंगे, ऐसा मात देंगे कि फिर से जमानत क्या हो जाएगी जब, भाई उनको वोट यहाँ मिलने वाला नहीं है। हर एक राज्य का अपना नेता होता है। अब कहे कि ममता बनर्जी यहाँ आकर वोट हासिल कर लें, संभव नहीं है। कहे हैदराबाद से चंद्रशेखर आ जाएं और वो कर लें, तो हर एक एरिया का अपना प्रभाव नेताओं का होता है, यहाँ आना थोड़ा मुश्किल है। तो आपका अगला देखिए, दूसरा खंड देखिए, पीड़ित से निष्पक्ष सम्मान और गरिमा के साथ तथा किसी ऐसी विशेष आवश्यकता के साथ जो पीड़ित की आयु या लिंग या शैक्षिक अलाभ या गरीबी के कारण उत्पन्न होती हैं, व्यवहार किया जाएगा। पीड़ित के साथ निष्पक्षता से पेश आइए, जिसके प्रति अपराध हुआ है उसका सम्मान करिए, यानी कि थाने में आ जाए तो दुत्कारिए न, उसकी गरिमा का भी ख्याल रखिए, वायु का भी ख्याल रखिए, लिंग का भी ख्याल रखिए। अगर वह गरीब है या कम पढ़ा लिखा है तो इसका अनादर न करिए, आप इसका भी क्या रखिए, ख्याल रखिए, सम्मान करिए। तीसरा ये, किसी पीड़ित या उसके आश्रित को किसी न्यायालय की कार्यवाही की युक्त यथार्थ और समय से सूचना का अधिकार होगा, जिसमें जमानत प्रक्रिया सम्मिलित है और विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार पीड़ित को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्रवाइयों के बारे में सूचित करेगी, यानी कि उसके मामले में न्यायिक कार्यवाही कहाँ तक पहुँची, ये आपका जो विशेष लोक अभियोजक हैं उनका सूचना देने का कर्तव्य होगा। और राज्य सरकार भी बताते रहेगी कि कहाँ तक तुम्हारे मामले में कार्रवाई पहुँची। जमानत यानी कि अभियुक्त जब जमानत की मांग किया तो पीड़ित भी आकर जमानत का विरोध कर सकता है कि नहीं,
कर सकता है, क्योंकि जमानत की प्रक्रिया में भाग लेने का उसे क्या है, हक। आकर खड़ा हो सकता है, अपना वकील रख सकता है कि जमानत न दी जाए, क्योंकि इन्होंने हमारे प्रति क्या किया था, अत्याचार का अपराध। अब इतना लागू होने लगे तो बचेगा ही क्या। देखिए आगे, अगला देखिए, किसी पीड़ित या उसके आश्रित को यथास्थिति विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किन्हीं दस्तावेजों या सारवान साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को समन करने या उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा। यानी कि ये लोग दस्तावेज न्यायालय में पेश कर सकते हैं, किसी गवाह की परीक्षा कर सकते हैं, अपनी ओर से गवाह क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। क्या इस पर रोक टोक होगी कि नहीं? नहीं होगी। पांचवा, कोई पीड़ित या उसका आश्रित इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त की जमानत, उन्मोचन, निर्मुक्ति, परिवीक्षा, सिद्ध दोष या दंडादिष्ट या सिद्ध दोष मुक्ति या दंडादिष्ट पर या किसी संबंधित कार्यवाहियों या बहसों और सिद्ध दोष करने के संबंध में कोई संबंधित कार्यवाहियाँ या बहसें और लिखित तर्क फाइल करने के संबंध में किन्हीं कार्यवाहियों में सुने जाने का क्या होगा, हकदार। यानी कि इसको आडि अल्ट्रम पर्टम, यानी कि कहा जाएगा कि आप आकर अपनी बात रखिए, चाहे जमानत में, चाहे उन्मोचन में, चाहे निष्कर्ष में, और चाहे अभियुक्त को दोष मुक्त करना हो, दोष सिद्ध करना हो। यानी कि पीड़ित आकर अपनी बात रखने का हर एक स्टेज पर क्या है, अधिकार। छठवां देखिए, सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन किसी मामले का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय पीड़ित, उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को निम्नलिखित प्रदान करेगा। न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्व संरक्षण न्यायालय देगा। अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान यात्रा और भरण पोषण व्यय दिलवाएगा। अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान सामाजिक आर्थिक पुनर्वास भी दिलवाएगा। अब पुनः अवस्थापन, कि फिर से ये परिवार अपना जीवन यापन करे, तो मुआवजा दिया जाता है एससी एसटी के प्रति अपराध होने पर। और अभी आपका लखीमपुर खीरी का मामला आया, तो सरकार ने भरपूर मुआवजे का क्या किया, ऐलान। यानी कि आप ऐलान कर दीजिए मुआवजे का और लोगों का मुख बंद कर दीजिए न्याय के लिए। एक ये गलत परंपरा है कि लोगों को न्याय न देकर आप कंपसेशन दे रहे हैं ताकि लोग शांत हो जाएं। ये गलत परंपरा है। ये राज्य न्याय से क्या हो रहा है, प्रदान करने से भाग रहा है। हाँ, वही ब्लड मनी, भाई आपके घर का कोई मरा तो भाई आप क्या करिए, ब्लड मनी डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दूसरा रूप है कि अभियुक्त छूट जाता है। लेकिन यहाँ पीड़ित को थोड़ा बहुत वीकनेस आ जा रही है, जब पैसा पा लिए हो तो क्या हो जाओ थोड़ा शांत, अब मामला मीडिया में न आए। वैसे अखिलेश जी को, हमारी बुआ जी को, कांग्रेस को चाहिए कि वे लोग इस विषय पर राज्यव्यापी क्या करें, आंदोलन, तभी तो आगे बढ़ेगा बबुआ और बुआ, नहीं तो ऐसे ही गर्त में जा रहे हैं। अगला देखिए, राज्य संबद्ध विशेष न्यायालय अनन्य विशेष न्यायालय को किसी पीड़ित या उसके आश्रित सूचनादाता या साक्षियों को प्रदान किए गए संरक्षण के बारे में सूचित करेगा कि हमने क्या क्या संरक्षण प्रदान किया है, सूचनादाता को सूचित कर दीजिए। अब ये है कि आपका अन्य क्या क्या किया जाएगा, तो बहुत कहानी है और कहानी आपका बहुत ज़्यादा है। तो इसको सबसे अच्छा है कि कहानी को लिखवा दिया जाएगा। अब उतना कहानी आपका बताना संभव नहीं है। अब आपका कल पहले लेक्चर समाप्त हो जाए तब लिखवा जाएगा, क्योंकि अमृत भाई भूख तो नहीं लगी है ना? बहुत तेज बोल रहे हैं, यानी कि भूख नहीं लगी है तभी बोल रहे हैं। या ये भी होता है कि ये बहुत ईमानदार आदमी है, ये चोरी करेगा, ये तो बहुत ईमानदार आदमी है। तो बताइए मानहानि हुई कि नहीं हुई, ये बताया जाएगा। वक्रोक्ति बोला जाता है। तो भूख लगे तो इशारा कर दीजिए, छोड़ दिया जाएगा। हाँ भाई। नहीं, नहीं।
भाई क्लास अब समाप्त किया जाता है, कल क्लास चलेगा। हाँ भाई, हिंदी की क्लास 1 बजे से चलेगी, सर के पास 3 बजे समय नहीं है, तो 1